मुंबई के अंधेरी में एक रूम के अंदर 12 साल का बेटा और उसकी मां थी। अचानक कुछ लोग आते हैं और 12 साल के बेटे को कुर्सी पर बांधकर उसके सामने उसकी मां का मर्डर कर देते हैं चाकू से मारकर। आखिर उसकी गलती क्या थी? उसकी मां ने आखिरकार क्या किया था कि उस 12 साल के बेटे के सामने ही उसका मर्डर कर दिया गया? मुंबई पुलिस इस केस को कैसे सुलझाती है? उस 12 साल के बेटे से क्या क्या सुराग मिलता है? आइए फिर एक खौफनाक केस आप लोगों को बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूं एक नया केस लेकर। आज का केस काफी खौफनाक है। लगातार एक के बाद एक क्राइम स्टोरी आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं। आज की क्राइम स्टोरी काफी खतरनाक है, जो मुंबई के अंधेरी की है। आपको बता दें, मुंबई के अंधेरी में एक सोसाइटी है, तक्षशिला सोसाइटी। तक्षशिला सोसाइटी में पूनम पांडे, एक महिला का भी घर था। उसका 12 साल का बेटा और उसके पति काम के सिलसिले में बाहर थे। आपको बता दें, बात है 2011 की। तक्षशिला सोसाइटी में पूनम पांडे के घर का दरवाजा खुला था। दोपहर के लगभग 3:30 बज रहे थे और सोसाइटी में एकदम सुना था, यानी दोपहर का था, लोग अपने कामों पर थे और जो भी लोग थे अपने घरों में सो रहे थे। यानी दोपहर के समय पूरे सोसाइटी में एक सुनसान सा माहौल था। फिर उसी माहौल का फायदा उठाकर कुछ लोग आते हैं और पूनम पांडे का घर खुला देखते हैं और दरवाजे को धक्का देकर घर के अंदर घुस जाते हैं। घर के अंदर घुसते हैं तो उसमें 12 साल का बेटा और 35 साल की पूनम पांडे उस घर के अंदर थी। फिर ये लोग, जब पूनम पांडे पूछती है कि घर में क्यों आए हो, तो बोलते हैं कि तुम्हारे पति ने हमसे पैसा उधार लिया है, वही पैसा लेने आए हैं। और बेटा भी वहां पर मौजूद होता है 12 साल का। फिर ये लोग चाकू से हमला करते हैं क्योंकि पूनम विरोध करती है, क्योंकि ये घर में तलाशी लेने लगते हैं। ये 3 लोग थे, ये तीनों घर के अंदर तलाशी लेने लगते हैं और तलाशी लेने के बाद पूनम जब इनका विरोध करती है तो 12 साल के बेटे को भी वो लोग कुर्सी पे बांधते हैं, क्योंकि बेटा भी विरोध करता है, यानी उन्हें मारता है जब उसकी मां से उन लोग बदतमीजी या गलत हरकत कर रहे थे। तो बेटे को कुर्सी पर बांध देते हैं तो पूनम पांडे विरोध करती है और आपको बता दें, झगड़ा करने लगती है। उसके बाद एक चाकू निकालता है और पूनम पांडे की 12 साल के बेटे के सामने ही हत्या कर देते हैं। मां से शरीर से खून बह रहा था। बेटा काफी घबरा जाता है और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है, मदद मांगने लगता है, लेकिन वो लोग घर का दरवाजा बंद कर देते हैं। फिर आखिर में घाई घाई में ये लोग घर में जितने सामान थे, जितनी कीमती सामान थे, आभूषण यानी ज्वेलरी से लेकर मोबाइल फोन, सब लेकर फरार हो जाते हैं और उस 12 साल के बेटे को भी धमकी देकर जाते हैं कि पुलिस के सामने मत जाना, ना तुझे भी मार देंगे। ऐसी धमकी देकर वो तीनों वहां से घाई घाई में भाग जाते हैं, क्योंकि लड़का जोर जोर से रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, मदद मांगने की कोशिश करता है वो 12 साल का बेटा। वो तीनों उसको भी धमका कर वहां जितनी कीमती सामान थी लेकर फरार हो जाते हैं। अब उस 12 साल का लड़का क्या करे, अकेले घर में बंधा हुआ है। तीनों उसे चद्दर से बांधकर कुर्सी पर भाग जाते हैं। फिर वो आधे घंटे या 1 घंटे की मशक्कत के बाद किसी तरह शांत होता है और उस चद्दर को धीरे धीरे खोलता है और चद्दर को खोलने के बाद अपनी माँ को उठाने की कोशिश करता है, अपनी माँ को जगाता है, लेकिन माँ के यानी कोई मूवमेंट नहीं था। माँ तो मर चुकी थी। उस 12 साल के बेटे को कुछ नहीं पता था कि उसकी माँ जिंदा भी है या मर गई। वो बस उस अपनी माँ को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन माँ नहीं उठती है। फिर वह घर का दरवाजा खोलकर बाहर जाता है और लोगों को, यानी जो पड़ोसी हैं, उन्हें बताने की कोशिश करता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, क्योंकि उसके शरीर पर भी ब्लड लग चुका था, यानी खून से लथपथ था वो भी। फिर वो बाहर बताता है। फिर पड़ोसी घबरा कर आते हैं और घर में देखते हैं तो उसकी माँ मरी पड़ी है और कोई चाकू मारकर भाग गया है और सामान भी घर का बिखरा हुआ पड़ा है। फिर तुरंत पड़ोसी पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। मौके पर अंधेरी पुलिस पहुंचती है, यानी मुंबई पुलिस पहुंचती है और तुरंत बॉडी को अस्पताल यानी अपने कब्जे में लेकर अस्पताल भेजती है। वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। 12 साल का बेटा पुलिस के साथ था। माँ तो मर चुकी थी और पिता काम के सिलसिले में बाहर थे। अब पुलिस भी करे तो करे क्या, इस केस में क्या हुआ? और वो 12 साल का बेटा कुछ बताने की स्थिति में नहीं था। वो छोटा सा नाबालिग बच्चा सिर्फ रो रहा था। वो अपनी माँ को बात करना चाहता था, देखना चाहता था, लेकिन उसकी माँ मर चुकी थी। अब वो 12 साल का लड़का क्या करता और उस 12 साल के लड़के से पुलिस कितना पूछताछ करती कि जानकारी निकाल पाती? अब पुलिस के हाथ खाली थे कि इस केस में हुआ क्या है। अब पुलिस के सामने एक ही था कि उस घर की पूरी तलाशी करना, कि मकसद क्या था, वो तीनों इस घर के अंदर आए क्यों थे। अब पुलिस उस घर में जाती है, उस घर का दौरा करती है और वहां पर पूरी छानबीन करती है, पूरा सर्च ऑपरेशन चलाती है कि उधर हुआ क्या था।
फिर पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि यहाँ घर में जो भी कीमती सामान है, जो आभूषण हैं, यानी महिला की जो भी कान का था, जो नाक का था, जो गले का था, वो कुछ भी नहीं था। यानी ज्वेलरी महिला के शरीर से गायब थी। और जो घर में भी जो जहाँ पर इम्पोर्टेंट सामान या कागजात रखे जाते हैं, वहाँ से भी जो यानी वहाँ पर भी कुछ लोगों ने वहाँ पर खोजा था और वहाँ से भी जो ज़रूरी सामानें हैं वहाँ से गायब थी। यानी घर में एक भी मोबाइल भी नहीं थी। यानी ये चोरी के मकसद से आए थे। पुलिस समझ चुकी थी कि यहाँ डकैती हुई है, यानी ये चोरी के मकसद से आए थे और लूटने आए थे। ये लोग लूट के फरार हो गए थे। अब वो कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, ये पता लगाना काफ़ी मुश्किल था पुलिस के सामने। 2011 की बात है और इलाकों में सीसीटीवी का भी जो सीसीटीवी है वो भी कम थे। उस सोसाइटी में सीसीटीवी भी नहीं थे। पुलिस के हाथ पूरे खाली थे कि वो कौन थे और कहाँ से आए थे। 12 साल का वो बेटा कुछ बताने की स्थिति में भी नहीं था। अब पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन करती है और इसके पिता को भी इन्फॉर्म करती है कि ऐसा ऐसा आपके घर में हादसा हुआ है। अब आपको बता दें, उस बेटे को किसी तरह पुलिस शांत करती है और पूछताछ करती है, धीमे धीमे पूछताछ करती है कि क्या हुआ था। तो पूरी कहानी बताता है कि 3 लोग आए थे और पैसा उधार हमारे पिता ने लिया, ऐसा बताएं। और फिर उसके बाद माँ से मारपीट करने लगे और माँ ने जब विरोध किया, चिल्लाने लगी माँ, तो उसको मार दिए। ये ऐसा बेटा बताता है। पुलिस किसी तरह पूछताछ करती है तो ये इन्फॉर्मेशन, ये बात सामने आती है। अब पुलिस बात करती है कि हुआ क्या था। ये तो डकैती के मकसद से आए थे, लूट करने आए थे, लूट कर चले गए। लेकिन पुलिस जब उस घर को अच्छे से तलाशी करती है, उस घर का, तो पुलिस को एक अहम सुराग मिल जाता है। आपको बता दें, जब उस घर को तलाशी करती है तो पुलिस को एक वाइट टिफिन बॉक्स मिलता है और एक थैली के अंदर एक 10वीं की मार्कशीट मिलती है, महाराष्ट्र बोर्ड की 10वीं की मार्कशीट, टिफिन बॉक्स और एक सिगरेट का डब्बा मिलता है। तो पुलिस को पता चल जाता है कि महिला तो सिगरेट पीती नहीं है और ये 12 साल का लड़का है, तो सिगरेट कहीं ना कहीं उन आरोपियों का है जो यहाँ डकैती करने आए थे। तो पुलिस उस मार्कशीट और वो टिफिन बॉक्स, वाइट टिफिन बॉक्स और उस सिगरेट का बॉक्स अपने कब्जे में लेकर जब मार्कशीट के बारे में पता चला, यानी पता करती है कि ये मार्कशीट है किसका, ये 10वीं का मार्कशीट किसका है, तो पुलिस महाराष्ट्र बोर्ड से संपर्क करती है। तो पुलिस को पता, यानी महाराष्ट्र बोर्ड पता बताता है कि आपको स्कूल जाना पड़ेगा, स्कूल से इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लिख लेगी और स्कूल का पता महाराष्ट्र बोर्ड बताता है। और उसके बाद बताता है कि ये प्राइवेट, यानी प्राइवेट पढ़ाई किया है और एक स्कूल में एडमिशन लिया था। तो पुलिस उस स्कूल से संपर्क करती है और पता करने की कोशिश करती है कि मार्कशीट है किसका। तो पुलिस को पता चलता है कि ये मार्कशीट जुबैर इद्रीसी की है। फिर पुलिस उस स्कूल के प्रिंसिपल से पूछताछ करती है और जुबैर इद्रीसी का पूरा एड्रेस, उसके माता पिता का नाम, उसका पहले का एड्रेस, कहाँ रहता है, कब तक पढ़ाई किया, पूरी डिटेल निकालती है और उसके घर पर छापा मारती है और जुबैर इद्रीसी को किसी तरह पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। आपको बता दें, जोगेश्वरी से जुबैर इद्रीसी को पुलिस गिरफ्तार करती है और उससे कड़ाके से पूछताछ करती है। पहले तो वो गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस कड़ाके से पूछताछ करती है तो टूट जाता है और अपने 2 साथियों का भी नाम बता देता है। 2 साथियों का भी नाम बता देता है। उसका साथियों का नाम था यूसुफ सैयद और कार्तिक कौंडर और यूसुफ, ये दोनों का भी नाम बताता है और इन दोनों के भी तलाशी में पुलिस जुट जाती है और एड्रेस भी बताता है। ये दोनों जोगेश्वरी के प्रेम नगर और जनता नगर के रहने वाले हैं। फिर पुलिस इन दोनों की छानबीन करती है और इन दोनों को खुफिया जानकारी के आधार पर इन दोनों को भी उठाती है। और जब पुलिस पता करती है तो इन दोनों के ऊपर मारपीट और डकैती के कई और मामले भी दर्ज, यानी पहले से भी ये चोरी और डकैती और मारपीट कर चुके हैं, इनके ऊपर मामला भी दर्ज था। पुलिस को ये पता चलता है। फिर पुलिस इन तीनों से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि ये तीनों एक बेरोजगार हैं, पैसा इनके पास नहीं था, ये डकैती करते हैं, चोरी करते थे, इसी तरह अपना खर्चा निकालते थे। फिर इनका पैसा खत्म हो जाता है तो फिर चोरी के मकसद से तक्षशिला सोसाइटी अंधेरी में घुसते हैं और चोरी करते हैं और वहां से आभूषण और 3 मोबाइल फोन लेकर फरार हो जाते हैं। और जब महिला से जब इनसे पूछा जाता है कि तुम लोग चोरी करने गए थे तो उस महिला को क्यों मार दिया, तो ये लोग बताते हैं कि महिला चिल्लाने लगती है, मदद करने की पुकार करने लगती है तेजी से और वो लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और डर जाने के बाद वो महिला को मार देते हैं कि वो चुप हो जाए। महिला को मार देते हैं और उसके बाद घर में चोरी करते हैं और डरे हुए रहते हैं और डर के माहौल में वो लोग अपना सामान, अपनी मार्कशीट भी वहीं भूल कर चले जाते हैं। गलती से वो किसी काम से उस मार्कशीट को कहीं लेके जा रहे थे और वहाँ पर भूल जाते हैं और पुलिस के हाथों लग जाते हैं। आपको बता दें, अब पुलिस इन तीनों को पेश करती है कोर्ट के अंदर
कोर्ट के अंदर पेश करती है तो ये तीन लोग कोर्ट के अंदर भी गुमराह करने की कोशिश करते हैं। फिर कोर्ट में ये लोग बोलते हैं कि हमें पुलिस ने जानबूझकर गिरफ्तार किया है, और जानबूझकर गिरफ्तार करने के बाद ये नकली यानी ये बाद में अटैच किया हुआ ये मार्कशीट है, मार्कशीट कब मिला। फिर पुलिस ने ये जिसको डिफेंड करने के लिए उस प्रिंसिपल को कोर्ट के अंदर लाती है और उससे गवाही दिलाती है। जब प्रिंसिपल गवाही देता है कि ये पुलिस जब इन्हें गिरफ्तार नहीं की थी उससे पहले ही इनकी जानकारी पुलिस के पास थी, यानी पुलिस प्रिंसिपल से संपर्क की थी इनको गिरफ्तार करने से पहले, ना कि गिरफ्तार करने के बाद आरोप लगा रही है। फिर पुलिस उसके बाद 12 साल के बेटे की भी गवाही कोर्ट में दी जाती है और तीनों को वो 12 साल का लड़का पहचानता है कि ये तीनों ही घर के अंदर घुसे थे और मेरी माँ को मारे थे। फिर अदालत ने इन्हें आजीवन कारावास यानी उम्र कैद की सजा सुनाई 2018 में। 2011 के केस को पुलिस किसी तरह 2018 में अदालत ने इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अब ये तीनों जेल के अंदर सड़ रहे हैं। आपको बता दें, कोरोना काल में इद्रैसी को जमानत मिली थी, 45 दिनों की पैरोल मिली थी। 45 दिनों की पैरोल में ये भाग गया था। 45 दिनों के बाद जेल में वापस नहीं आया। बाद पुलिस फिर इसकी छानबीन में जुटती है और इसे उत्तर प्रदेश के वाराणसी के मिर्जापुर से गिरफ्तार करती है। इस खबर पर आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताएं। लगातार एक के बाद एक क्राइम स्टोरी आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसलिए हमारे चैनल और पेज को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। सावधान रहें, सतर्क रहें। फिर मिलूंगा एक नए केस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।